Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the Gupta period and under this topic we have come to here. आज हम यहाँ पहुंच गए हैं। आज हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, ये मेन गुप्ताज में जो मेन रूलर थे गुप्ता पीरियड के, और उसके बाद उत्तर गुप्तों को भी हम जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है इंपॉर्टेंट वो हम ले लेंगे। तो ये पूरा आज हम खत्म करने वाले हैं। बेसिकली जो हमें पॉइंट्स देखने थे यहाँ पर, लोकेशन, गुप्ता पीरियड में लोकेशन, ओरिजिन। लोकेशन का मतलब क्या है, कहां से इनका बेसिकली उद्भव हुआ। ओरिजिन का मतलब यहां से उनकी जाति से है, मैंने बता दिया था। अभी हम एक बार उसको रिव्यू कर लेंगे। और रूलर्स में हम पहुंचे थे। रूलर्स में को हमने बताया था कि दो पार्ट में देखेंगे, गुप्ता और लेटर गुप्ता। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम यहां देखने वाले हैं और ये पूरा हम खत्म करने वाले हैं। यही हमें देखना है आगे, एडमिन यानी प्रशासन, ट्रेड एंड इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट यानी सोसाइटी को समझेंगे, रिलीजन धर्म को, आर्ट को, कला को, लिटरेचर साहित्य को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एंड तकनीक, और डाउनफॉल यानी कि पतन। तो ये सारा पॉइंट्स है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज रूलर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक या दो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो होगा। ठीक है, और ये हम पूरा गुप्ता पीरियड खत्म कर लेंगे। लेकिन पहले हम टाइमलाइन को देख लेते हैं, कैसे हम गुप्ता पीरियड तक पहुंचे थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टोन एज यानी पाषाण काल, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी के सहारे विकसित हुई थी, एक शहरी सभ्यता थी और प्रथम नगरीय सभ्यता भी माना गया। उसके बाद देखिए, जब वैदिक पीरियड आता है, आर्यों का समय आता है, तो इसको देहाती सभ्यता कहेंगे। ये देहाती सभ्यता थी। 1500 से 600 बीसी का पीरियड था ये, 1500 टू 600 बीसी यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व। ये दो पार्ट में हमने देखा था इसे, एक ऋग वैदिक पीरियड या उसे हम अर्ली वैदिक पीरियड, हिंदी में पूर्व वैदिक काल, जो कि इसका टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का। उसके बाद जो सेकंड फेज है, लेटर वैदिक पीरियड, वो था 1000 टू 600 बीसी तक। ठीक है, सेकंड फेज में ही आप देखेंगे कर्मकांड, सेक्रीफाइसेस, ब्राह्मणों का वर्चस्व, ये सब चीजें आप देखेंगे। सुपरस्टिशन आ गया, धर्म में सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, रिलीजन में रिचुअल्स बढ़ गए, कर्मकांड बढ़ गए। ठीक है, वो सब आप देखेंगे, ब्राह्मणों का वर्चस्व देखेंगे। फिर हम 6th सेंचुरी बीसी में आ गए थे, और 6th सेंचुरी बीसी में को महान परिवर्तनों का काल कहा गया। पीरियड ऑफ द ग्रेट चेंजेस। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा 16 महाजनपदों को यहां पर, और इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है। और वहीं पे कई डायनेस्टी आएंगी, हर्यक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक को हराया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जो अंतिम शासक है वो धनानंद या घनानंद, और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी। लेकिन उसके बीच एक और घटना होगी, यहां हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में एक तो महाजनपद काल इसको कहा गया, इसको बुद्ध पीरियड भी कहा गया। ठीक है, इसको बुद्ध पीरियड इसलिए कहा गया कि धार्मिक आंदोलनों का समय था ये। ये मैंने अभी बताया कि वैदिक पीरियड जो था, यहाँ पे लेटर वैदिक फेज में आपको कर्मकांड, रिचुअल, सुपरस्टिशन, बलि, सेक्रीफाइसेस, ये सब देखने को मिलेगा। ब्राह्मणों का डोमिनेंस, इसी के खिलाफ कई धर्म उभर कर आएंगे। और इसमें दो महत्वपूर्ण धर्म जो है, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये मुख्य रूप से इनकी खिलाफत करेंगे वैदिक धर्म की। ठीक है, इसलिए इसे बुद्ध पीरियड भी कहा गया, क्योंकि यही बौद्ध धर्म आता है इसी समय। और इसी को सेकंड अर्बनाइजेशन फेज कहा गया। सेकंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण का समय कहा गया। देखिए, यहां पे नगरीकरण हुआ पहले सिंधु नदी के सहारे, फिर देहाती सभ्यता, और फिर ये नगरीकरण फेज शुरू हो जाएगा। सेकंड अर्बनाइजेशन फेज ये होगा गंगा नदी के सहारे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, पूछ देगा कि किस नदी के सहारे जो था वो सेकंड अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था, तो गंगा नदी के सहारे। तो ये इसलिए इसको कहा गया महान परिवर्तनों का काल। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे। फिर देखिए 6th सेंचुरी बीसी के बाद अगर हम आते हैं तो दो फॉरेन इन्वेजन देखते हैं, महत्वपूर्ण फॉरेन इन्वेजन। एक देखेंगे 516 बीसी में ईरानी आक्रमण, ईरान से डेरियस प्रथम या दारा फर्स्ट आएगा। उसके बाद 326 बीसी में हम देखेंगे यूनानी आक्रमण, यानी ग्रीस से आएगा कौन, सिकंदर। बेसिकली छोटे से यूनान के एक छोटे से राज्य मेसिडोनिया का शासक था सिकंदर, पूरा यूनान को जीतेगा, फिर वो भारत की तरफ आएगा। ठीक है, व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा। और उस समय नंद डायनेस्टी का अंतिम रूलर शासन कर रहा है धनानंद, उसी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य
आएंगे जिसकी चर्चा हमने यहां पर की थी। ठीक है, तो यह आक्रमण 516 बीसी में ईरानी आक्रमण दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट का 326 बीसी में यूनानी आक्रमण यानी ये ग्रीस से होगा आपको सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो जाएंगी। यहां पर हमने देखा ये दारा का जो इन्वेजन होगा फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन है भारत में, प्रथम विदेशी आक्रमण है भारत में, और ये द्वितीय विदेशी आक्रमण है। लेकिन चूंकि ये यूनान से आता है तो इसको प्रथम 326 बीसी में जो सिकंदर आता है यूनान से आता है, तो इसे हम प्रथम यूरोपियन अटैक कह सकते हैं, लेकिन दूसरा विदेशी अटैक कहेंगे इसको, दूसरा विदेशी अटैक और प्रथम यूरोपियन अटैक। अगर प्रथम विदेशी अटैक कहना होगा आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण, तो ये 516 बीसी में डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का। उसके बाद हमने मौर्यंस को देखा था 300 से 185 बीसी में तक मौर्यंस पीरियड चलता है। 185 बीसी में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग, और यहीं पे वो शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है। ठीक है, इसके बाद शुंग डायनेस्टी के बाद यहीं पे कण्व डायनेस्टी आ जाएगी और साउथ में सातवाहन आएंगे। ठीक है, तो यहां पे समझना है। उसके बाद हम आ गए थे पोस्ट मौर्यन पीरियड में। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड कैसे शुरू होगा, तो देखिए 200, ये मौर्यन पीरियड 300 से 185 बीसी, ये 200 बीसी से 300 एडी यानी 200 बीसी टू 300 एडी पोस्ट मौर्यन यानी कि मौर्योत्तर काल चलेगा। और मौर्योत्तर काल के बारे में मैंने ये बताया। देखिए, एक तो मैंने बता दिया कि यहां पे आएगा कौन, 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग हत्या करता है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की, और यहां पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। यहीं पे फिर कण्व आएंगे और यहां पर सातवाहन आएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है ये इसे हम दो भागों में देखते हैं। एक तो यहां पर विदेशी आक्रमण होता है, मौर्यों के जो उत्तराधिकारी होते हैं कुछ विदेशी उत्तराधिकारी आएंगे यानी कुछ फॉरेन सक्सेसर आएंगे, और कुछ आएंगे नेटिव सक्सेसर। नेटिव्स मतलब देशी ताकतें उभर के आएंगी। तो देशी ताकतों में मैंने बता दिया कि यहां पर आएगा कौन, पहले शुंग आएंगे, पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या करेगा अंतिम मौर्य शासक, और यहीं पे शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। उसके बाद शुंगों को हरा कर यहाँ पे कण्व आ जाएंगे, हालांकि इनका एरिया छोटा हो जाएगा कण्वों का, और फिर कण्वों को हरा के सातवाहन आएंगे। हालांकि सातवाहनों का जो डोमिनेंस है साउथ में रहेगा, लेकिन हरा के यही आएंगे। ठीक है, सातवाहन, तो ये इनका डोमिनेंस रहेगा सातवाहनों का साउथ में। और जहां तक विदेशी ताकतों की बात है तो यहां पर सबसे पहले मध्य एशिया से सब आएंगे। इंडो ग्रीक बेसिकली ये बैक्टीरिया से आएंगे। ये वाला क्षेत्र है, देखिए ये नॉर्दर्न ईरान का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता था बैक्टीरिया, और कुछ मध्य एशिया का पार्ट, सेंट्रल एशिया का। तो यहीं से सबसे पहले इंडो ग्रीक आएंगे, फिर इधर से ही मध्य एशिया से शक आएंगे भारत में, फिर उसके बाद आएंगे पर्थियंस। ये देखिए ईरान और ईरान का जो उत्तरी पार्ट है, देखिए ईरान जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। तो जो नॉर्दर्न ईरान है या उत्तरी ईरान, वहां के लोगों को पर्थियंस कहा जाता था। तो पर्थियंस आएंगे और फिर अंतिम में कुषाण आएंगे। यानी सबसे पहले जो विदेशी फॉरेन सक्सेसर या विदेशी उत्तराधिकारी हैं मौर्यों के, वो सबसे पहले आएंगे उसमें से इंडो ग्रीक बैक्टीरिया के हिंदीवन या इंडो ग्रीक ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद शक आएंगे, शकों के बाद सीथियंस कहते थे शक को, पर्थियंस, और पर्थियंस के बाद कुषाण। ठीक है, तो और देशी ताकतों की जहां तक बात है, सबसे पहले यहां पर नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी, उसके बाद यहीं पे कण्व, और फिर इनको हरा के सातवाहन आएंगे। हालांकि सातवाहनों का जो डोमिनेंस रहेगा वो साउथ में रहेगा। जब कुषाण यहां पे सबसे अंत में कौन आता है, इंडो ग्रीक, शक, पर्थियंस और फिर कुषाण। तो कुषाण जब यहां पे शासन कर रहे थे ये नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में कुषाण शासन कर रहे थे, उस समय सातवाहन यहां पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, कहां पे, साउथ इंडिया में। ठीक है, तो जब कुषाणों का अंत होगा, समझ लीजिए कुषाणों का अंत होगा, तो यहां पर जो आप देखिए ये कहते हैं कि नॉर्थ यूपी, सॉरी नॉर्थ कैसा, ईस्ट यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहीं से ओरिजिन होता है किसका, आप समझ लीजिए ये जो क्षेत्र है पूर्वी यूपी और बिहार वाला जो क्षेत्र होगा, यहीं से उभर के आएंगे गुप्तों का उद्भव ईस्टर्न यूपी एंड बिहार से। यही लोकेशन, प्रारंभिक लोकेशन की बात मैंने यहां पर की थी। अब यहां पे देखिए इस तरफ तो ये रहेंगे,
इधर आ जाएंगे कौन, इधर आ जाएंगे आपको नागवंश, पश्चिम में इधर नागवंश, ठीक है, जो कि शिव धर्म, शैव धर्म को मानते थे, शिव को मानते थे। और ये इधर आ जाएंगे यहां पर मैत्रक, और फिर जब यहां पे गुप्त हैं तो फिर यहां पर सातवाहनों की जगह आएंगे कौन, वकाटक, यहां पे आ जाएंगे वकाटक, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे बदलाव होगा। तो मेन तो हमें गुप्ता को देखना है, और गुप्तों में हमने बताया कि ईस्टर्न यूपी और क्या है बिहार से इनका उद्भव होगा, यही लोकेशन मैंने बताया था। ओरिजिन के बारे में बता दिया था कि किसी ने ब्राह्मण कहा, किसी ने क्षत्रिय कहा, किसी ने मलेच्छ या निम्न जाति का कहा, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। किस जाति के एक्चुअली थे नहीं कहा जा सकता, लेकिन एनसीईआरटी जो आर्य शर्मा है उसमें इनको वैश्य कहा गया है। रोमिला थापर भी वैश्य मानती है, स्मृति टेक्स्ट भी वैश्य मानते हैं, हालांकि ये सब विवाद का विषय रहा है। उसके बाद हम रूलर्स को देख रहे थे, जिसमें हमने श्रीगुप्त को देखा था संस्थापक यानी फाउंडर, घटोत्कच उसके बाद, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक माना गया। उसके बाद यहां पर हमने देखा था किसे, समुद्रगुप्त को। देखिए कांच है, लेकिन कांच को हमें पढ़ना नहीं था, तो इसमें जो मेन शासक दो थे समुद्रगुप्त, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको कहा गया, ठीक है। तो ये दो महान शासक, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, इनको हमने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद कुमार गुप्त प्रथम या कुमार गुप्त कहें, कुमार गुप्त प्रथम कहें, और स्कंद गुप्त को आज हम देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो ले लेंगे। कुछ ऐसी बातें, देखिए ये तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना था, लेकिन यहां भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो एग्जामिनेशन में रेगुलर बनते हैं, तो इसलिए उन चीजों को भी जान लेना आवश्यक है। तो आज हम इन दोनों को देखेंगे। और लेटर गुप्त में देखिए, ये तो मेन गुप्त हो गए, गुप्त और मेन गुप्त, सॉरी ये मेन गुप्ता हो गए और ये लेटर गुप्ता यानी कि उत्तर गुप्त हो गए। तो मेन गुप्त को तो खत्म कर ही लेंगे, साथ साथ अभी ही हम इनको भी देख लेंगे। एक एक दो दो लाइन की कहीं कहीं जानकारी होगी, सबके बारे में नहीं, दो चार शासक हैं उनके बारे में हम एक एक लाइन की, दो दो लाइन की जानकारी ले लेंगे। और इस तरह से पूरा आज हम इन रूलर वाले यानी शासकों वाले पार्ट को खत्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये सारा हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में ये सारा तो नहीं, हो सकता है कि एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन हो सकता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत लगेगी तो दो वीडियो हो सकता है, लेकिन दो वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी खत्म हो जाए। तो गुप्ता के बाद उसके बाद हर्षवर्धन, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, केवल साउथ इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री रह जाएगा, लेकिन उसको भी हम अर्ली मेडाइवल पीरियड ही मानते हैं, लेकिन वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री को हम अलग से इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुमार गुप्त से शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप ले लें एक स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुमार गुप्त फर्स्ट को। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कुमार गुप्ता फर्स्ट और कुमार गुप्त प्रथम। इन्हें आप कुमार गुप्त भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे आप उत्तर गुप्तों में कुमार गुप्त सेकंड और थर्ड को भी देखते हैं। तो यहां पर देखिए कुमार गुप्त प्रथम के का जो शासन काल है अराउंड 415 टू 456 एडी। थोड़ा बहुत का फर्क आपको मिल सकता है अलग अलग किताबों में, इतना नहीं सोचना इसके बारे में। देखिए इसका इंफॉर्मेशन जो मिलता है कुमार गुप्त के बारे में, जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है विल्सर्ड स्तंभ लेख से। तो ये आपको ध्यान रखना है, विल्सर्ड स्तंभ लेख यानी विल्सर्ड पीलर इंस्क्रिप्शन, इंग्लिश में कहेंगे विल्सर्ड पीलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात है, देखिए गुप्त शासकों में क्या है कि टाइटल्स यानी उपाधियों का बड़ा महत्व है हमेशा। देखिए इनके उपाधियों पे बहुत ज्यादा सवाल आता रहा है और सवाल बनता भी है, ठीक है। तो देखिए इनका जो उपाधि है महेंद्रदित्य, महेंद्रदित्य, राज महेंद्र, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, ठीक है, पृथ्वीपति, पृथ्वी वैवत और शक्रादित्य। देखिए शक्रादित्य को आपको ध्यान रखना है, इसको इसलिए भी ध्यान रखना है, देखिए शक्रादित्य आपको, देखिए अगर यहां पे इसका बेटा स्कंदगुप्त भी है, ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में भी कहा गया कि इसका टाइटल शक्रादित्य है। कई किताबों में शक्रादित्य कुमार गुप्त के लिए कहा गया है और कई किताबों में स्कंदगुप्त के लिए कहा गया है, और ये सवाल आता भी रहा है। देखिए अब इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी इस तरह का सवाल बनता है या सवाल आता है तो आपको अपने दिमाग से काम करना है कि ये श्योर है कि कोई एक ऑप्शन होगा शक्रादित्य के लिए, या तो स्कंदगुप्त होगा या आपको कुमार गुप्त होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा हाँ आप लगा देंगे, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है ना,
दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। तो जो भी ऑप्शन होगा, तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि कई किताबों में आपको शक्रादित्य इसके लिए भी कहा जाता है और कई जगह पे स्कंदगुप्त को भी कहा जाता है कि वो उसने शक्रादित्य की उपाधि ग्रहण की। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है स्कंदगुप्त के लिए, फिर दोनों के लिए शक्रादित्य, आगे भी मैं लिखूंगा स्कंदगुप्त के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टाइटल हो गई। फादर कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड कहें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहें। मदर ध्रुव देवी, ठीक है, ये आपको बस एक जानकारी के लिए है, सवाल यहां से बनेगा, ठीक है। वाइफ अनंत देवी, जिनसे इनका सन थे, इनके बेटे थे, अनंत देवी से इनके बेटे हुए पुरुगुप्त, ठीक है। और देवकी से इनके बेटे हुए दो वाइफ थी, हाँ, जो जिनकी चर्चा मिलती है, इनके बेटे हुए स्कंदगुप्त, जिन पे हम आगे इनके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। स्कंदगुप्त। कॉइन्स के बारे में, सिक्कों के बारे में देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है यहां पर। इन्होंने मयूर प्रकार के सिक्के और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के चलाए, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि किस गुप्त शासक ने मयूर प्रकार के सिक्के चलाए या कार्तिकेय प्रकार के सिक्के चलाए। तो आपको यहां पे आंसर आपका होना चाहिए क्या? कुमारगुप्त। पिकअप, पिकअप स्टाइल, पिकअप टाइप, इस तरह से दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको समुद्रगुप्त के गरुड़ टाइप के थे, हाँ, आपको व्याघ्र टाइप यानी टाइगर स्टाइल थे, ठीक है, गरुड़धारी था, परशु टाइप था, ठीक है। तो इस तरह से समुद्रगुप्त का था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये शासक जो है सिर्फ कुमारगुप्त ने ही मयूर प्रकार के और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के चलाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुमारगुप्त के समय जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, इसी के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई या किसने की, तो आप कहेंगे कुमारगुप्त के समय, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के समय। इसी के समय आक्रमण होता है पुष्यमित्र ट्राइबल ग्रुप का। पुष्यमित्र एक ट्राइबल ग्रुप है, वो पुष्यमित्र शुंग मत समझिएगा जिसने शुंग डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट किया, फाउंड किया था। लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त को हराकर उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। ये पुष्यमित्र दूसरे हैं, जनजाति हैं, मध्य प्रदेश के जनजाति थे ये, और इनको हराया था कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त में। देखिए, जब पुष्यमित्रों का ध्यान दीजिएगा, जब पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ उस समय शासक कौन था, ये आपके लिए सवाल बन जाएगा। पुष्यमित्रों के आक्रमण के समय शासक था कुमारगुप्त प्रथम, लेकिन गया था कौन लड़ाई के लिए? गया था स्कंदगुप्त, तो हराया था स्कंदगुप्त ने, ये आपको ध्यान रखना था। अगर पूछे कि शासक कौन था पुष्यमित्रों के आक्रमण के समय, तो कुमारगुप्त या कुमारगुप्त फर्स्ट, लेकिन हराया किसने था? तो स्कंदगुप्त ने, ठीक है। अच्छा, इसके समय की एक महत्वपूर्ण बात कि मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन इसके समय में लिखा गया है, करीब करीब 18। तो ये आपके लिए सवाल बनता है कि किस गुप्त शासक के समय सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए, या किस गुप्त शासक के ने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए। जो भी आता है तो आपके लिए आंसर कुमारगुप्त, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर कॉइन, सबसे ज्यादा कॉपर कॉइन इशू करने वाला शासक कुमारगुप्त। ये भी सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा कॉपर कॉइन्स यानी तांबे के सिक्के किसके समय जारी हुए, तो कुमारगुप्त, या किसने जारी किया, तो भी कुमारगुप्त। देखिए, बयाना एक जगह है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहां गुप्तों के सिक्कों के ढेर मिले, यानी बहुत सारे सिक्के एक साथ मिले, ढेर का मतलब, ठीक है। करीब करीब 623 सिक्के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं पूछ दे सवाल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात जो हुई थी, हमने कहा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में देखिए स्टूडेंट 10,000 करीब थे उस समय। लाइब्रेरी 3 लाइब्रेरी था उस समय। देखिए, तीनों लाइब्रेरी के नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न सागर। मेडिकल के लिए, मेडिकल पढ़ना यानी चिकित्सा शिक्षा लेना कंपलसरी था, वहां पे अनिवार्य था। ये तो बात होगी। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है, ठीक है। और कहा जाता है कि तक्षशिला तो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, हाँ, कहा जाता है, लेकिन प्राचीनतम यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन अगर हॉस्टल फैसिलिटी के साथ सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कहा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एक बात बनती है। उसके बाद ये बौद्ध धर्म का, यहाँ पे ये महायान बौद्ध धर्म का खासकर संरक्षण मिलता था यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में। हाँ, पूरे देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। चीनी यात्री वेनसांग भी आया था यहाँ पे,
नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म किसको कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद यहां पर देखिए, आक्रमण पुष्यमित्र सिंह करता है, हाँ, जो सॉरी पुष्यमित्र सिंह कह रहा हूं मैं, आक्रमण पुष्यमित्र जनजाति के लोग करते हैं कुमारगुप्त के समय, जिसको हराता है स्कंदगुप्त। और इसकी जानकारी मिलेगी भीतरी अभिलेख, गाजीपुर यूपी का ये अभिलेख है, और यह स्कंदगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, स्कंदगुप्त का अभिलेख है। तो इसी से इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ इन्फो लिख दीजिए, इन्फो का मतलब यहां से जानकारी मिलती है, ये इन्फो, इसके बारे में जो इन्फो है ये मिलती है। तो यहां पर देखिए आपको भीतरी अभिलेख को अंग्रेजी में भी भीतरी ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, भीतरी, या कहीं आपको इनर या इनसाइड इंस्क्रिप्शन दे दे तो अलग बात है, लेकिन भीतरी ही आपको किताबों में मिलेगा, भीतरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब तक हमने क्या देखा, इसको देख लीजिए एक बार। ये टाइटल को हमने देखा कुमारगुप्त के बारे में। सबसे पहले कुमारगुप्त के बारे में देखिए जल्दी जल्दी, ये टाइम पीरियड है। इंफॉर्मेशन कुमारगुप्त के बारे में जो मिलती है, जानकारी मिलती है, विल्सन पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इनके टाइटल पर हम ध्यान देंगे, महेंद्रदित्य, राज महेंद्र, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, पृथ्वीपति, पृथ्वी वैवत और शक्रादित्य पे मैंने कहा ध्यान देना है, क्योंकि शक्रादित्य बहुत किताबों में स्कंदगुप्त के लिए मिलेगा। इसलिए जब सवाल आएगा तो आपका एक ही ऑप्शन में होना चाहिए, या तो कुमारगुप्त होगा या स्कंदगुप्त होगा। तो आप बड़ी आराम से लगा देंगे, फादर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड, मदर ध्रुव देवी। दो पत्नियां अनंत देवी और देवकी, अनंत देवी से इनके पुत्र पुरुगुप्त, देवकी से पुत्र स्कंदगुप्त, जिनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कॉइन्स दो प्रकार के, हाँ, मयूर प्रकार के, पीकॉक स्टाइल आप कह सकते हैं, कार्तिकेय स्टाइल या कार्तिकेय प्रकार के सिक्के, तो ये जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब से पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई, तो कुमारगुप्त के समय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे 10,000 थे, लाइब्रेरी 3 थे यहाँ पर, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न, देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, रत्न रंजक, ध्यान दीजिएगा, वो गलती से लिख दिया मैंने, रत्न रंजक, यहाँ पे रत्न रंजक की तरह की यूनिवर्सिटी, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चिकित्सा की जो पढ़ाई थी, हाँ, मेडिकल की पढ़ाई जो थी वो कंपलसरी थी, अनिवार्य थी। चिकित्सा शिक्षा जो है अनिवार्य थी यहाँ पर। बौद्ध धर्म का संरक्षण था यहाँ पर, हाँ, और महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाता था। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बताया कि ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसांग आया था और यहाँ रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, उसने टीचिंग भी की थी, पढ़ाई भी की थी। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और आक्रमण हुआ था कुमारगुप्त के समय में, पूछा जाए कि पुष्यमित्रों का आक्रमण कब हुआ था, तो कुमारगुप्त के समय। शासक कौन था, तो कुमारगुप्त, लेकिन हराया किसने था, तो उसका बेटा स्कंदगुप्त। इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है, ठीक है। भीतरी अभिलेख आपको ध्यान में रखना है, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी सबसे ज्यादा अभिलेख किसके समय लिखे गए, तो कुमारगुप्त के समय। सवाल बनेगा सबसे ज्यादा कॉपर कॉइन्स किसने इशू किए या किसके समय इशू किए गए, तो ये कुमारगुप्त के समय, ये भी सवाल बन सकता है। और बयाना का याद कीजिए रखिएगा कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में यानी राजस्थान में गुप्तों के सिक्कों के ढेर मिले हैं, 623 सिक्के करीब मिले हैं। तो यहां से जो जो सवाल बनता है मैंने आपको बता दिया, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे, एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट स्कंदगुप्त, इनके बेटे को हम पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दिस इज टाइम टू टॉक अबाउट स्कंदगुप्त। ओके, तो स्कंदगुप्त के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए इनका जो समय है, टाइम पीरियड, वो जो समय है वो है 456 टू 467, ये अराउंड मानिएगा। कई जगह पर 455 आएगा, क्योंकि चूंकि हमने 456 दिखाया है कुमारगुप्त का समय, आपको इसका खत्म होने का जो कुमारगुप्त का पीरियड है 456 हमने दिखाया, इसलिए हमने 456 से इसको लिया हुआ है, ठीक है। कई जगह पे आपको कुमारगुप्त का भी टाइम पीरियड 455 पे खत्म होगा और 455 से ही मान लिया जाएगा स्कंदगुप्त का। तो इन सब में आपको टाइम पीरियड में उतना चक्कर, टाइम पीरियड के चक्कर में उतना नहीं पड़ना है, ठीक है। अराउंड आप मान के चलिए। तो ये आपको अलग अलग मिलेगा किताबों में भी, ठीक है।
अब देखिए स्कंदगुप्त के बारे में जो हम देखेंगे, हमेशा मैंने कहा है कि आप जब भी गुप्त शासकों को पढ़ेंगे तो टाइटल्स इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो टाइटल, देखिए शक्रादित्य कहा जाता है कि हुएनसांग ने दिया था, ठीक है। अब देखिए शक्रादित्य का जो टाइटल है वो कुमारगुप्त के पास भी था। मैंने अभी अभी बताया है कि शक्रादित्य आपको कुमारगुप्त प्रथम के लिए भी मिलेगा और स्कंदगुप्त के लिए भी मिलेगा। हाँ, कई किताबों में स्कंदगुप्त के लिए दिया हुआ है, कई किताबों में आपको कुमारगुप्त के लिए दिया हुआ है। तो मैंने ये बताया था कि जब भी आपके सामने सवाल आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि कोई एक ऑप्शन होगा कि शक्रादित्य की उपाधि या टाइटल जो है वो किसके लिए था, ठीक है, या कौन सा गुप्त शासक जो था वो शक्रादित्य की उसकी उपाधि थी। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने इंटेलिजेंसी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो या तो स्कंदगुप्त ऑप्शन में होगा 4 ऑप्शन में, या फिर कुमारगुप्त होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा आप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको इंटेलिजेंसी के साथ लगाना है। क्रमादित्य भी इसका टाइटल था, शक्रोपम भी था इसका टाइटल, ठीक है। शकों को हराने के, शकों को कहा जाता है कि हुणों को शकों को इन लोगों ने हराया था, तो कहा जाता है कि शक्रोपम भी इसकी टाइटल हो गई थी। परम भागवत जो कि विष्णु से रिलेटेड है, परम भागवत ये भी था। और विक्रमादित्य, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य देखिए वैसे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त सेकंड है, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के अगर आपके पास अब यहां भी आपको अपने इंटेलिजेंसी से सवाल को सॉल्व करना है। जब आपके सामने 4 गुप्त शासक होंगे और उसमें स्कंदगुप्त भी हो, चंद्रगुप्त सेकंड भी हो और 2 और कोई भी शासक हो, और पूछा जाए कि इसमें विक्रमादित्य की उपाधि किसके पास थी, तब तो निश्चित तौर पे आप चंद्रगुप्त सेकंड को लगाएंगे, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चंद्रगुप्त सेकंड ऑप्शन में हो ही ना और स्कंदगुप्त ऑप्शन में हो, तब आप विक्रमादित्य लगाएंगे स्कंदगुप्त के लिए। लेकिन वो तभी लगाएंगे जब आपके ऑप्शन में क्या होगा, चंद्रगुप्त सेकंड नहीं होगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में चंद्रगुप्त सेकंड है और स्कंदगुप्त भी है, तब तो आप स्कंदगुप्त को नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे चंद्रगुप्त सेकंड को, क्योंकि उसी के बारे में सामान्यतः कहा जाता है कि उसने विक्रमादित्य की टाइटल उसी के बारे में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसका नाम ही था, लेकिन कई किताबों में आपको स्कंदगुप्त के लिए भी विक्रमादित्य कहा गया है कि विक्रमादित्य उसने उपाधि रखी थी। तो इसीलिए जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन के हिसाब से अगर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों हैं ऑप्शन में, तो निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण विक्रमादित्य कौन होगा गुप्त शासकों में, तो ऑब्वियसली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड, सीधी सी बात है। अगर चंद्रगुप्त सेकंड नहीं होगा तभी आप इनको लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। बस ये जानकारी के लिए था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिता इनके कुमारगुप्त प्रथम, अभी पढ़े हम कुमारगुप्त को, और मदर देवकी, ठीक है। तो ये तो बस एक इंफॉर्मेशन है। कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्र और सेकंड कैपिटल इनकी अयोध्या थी। तो यहां से सवाल बनेगा कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसकी एक राजधानी अयोध्या भी थी। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, ये आप ध्यान रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अयोध्या राजधानी वाला कौन सा एक ही गुप्त शासक है, स्कंदगुप्त है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके समय हुणों का आक्रमण होता है। जब ये शासक है तब हुणों का आक्रमण होगा। हाँ, हुण कौन थे भाई, ये हुण जो थे ये पश्चिम एशिया में, ये मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में थे। देखिए यहां पर मैंने सीए डाल दिया। हुण जो थे, हुणों का आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल भी बनेगा आपके लिए एग्जामिनेशन में कि किस शासक के समय हुणों का आक्रमण हुआ, किस गुप्त शासक के समय भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ। तो आपका आंसर स्कंदगुप्त होगा। और कई बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, 7 से 8 बार, 7 to 8 times it has been asked in the examination। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा, हुणों के आक्रमण पे। हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ, किस गुप्त शासक के समय हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है। और जो शासक थे जिनके लीडरशिप में हुणों का आक्रमण हुआ, वो एक था खुशनवाज, दूसरा था तोरमान, याद रखिएगा, खुशनवाज और तोरमान, ठीक है। बाद में एक मिहिरकुल भी आएगा, लेकिन इसके शासन में नहीं आएगा, उत्तर गुप्तों में आएगा। वो शैव था, मिहिरकुल उसको हराया था, नरसिंह बालादित्य नाम का एक शासक था उत्तर गुप्त का। आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो खुशनवाज और तोरमान
ये दो शासक थे, हाँ, हुणों के, जिन्होंने आक्रमण किया था भारत पे। ये जो थे, इन्होंने मध्य एशिया में बहुत उत्पात मचाया था। ठीक है, मध्य एशिया में तो उत्पात मचाया ही था, समझिएगा। ये जो हुण थे, इन्होंने मध्य एशिया में बहुत तांडव मचाया था इन्होंने। और कहा जाता है कि इनकी, देखिए, ये भारत है, ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, फिर इधर यूरोप हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये भारत छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां पर आप देखिए कि कहा जाता है कि ये यहां पे देखिए, भारत से ये पाकिस्तान लगा होगा, फिर ये अफगानिस्तान लगा होगा। अफगानिस्तान के ऊपर ही सेंट्रल एशिया है। ठीक है, मध्य एशिया, पहले ये मध्य एशिया, ये जो रसिया है ना, इसी का पार्ट हुआ, सोवियत यूनियन इसको कहते थे, यूएसएसआर, सोवियत संघ या सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। 1991 में सोवियत यूनियन टूटता है और 15 देशों में बढ़ता है। तो यहाँ पे 5 कंट्री निकल के आएंगे सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के। आपको कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, फिर आपको यहीं पे मिलेगा आपको उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 सेंट्रल एशिया के देश हैं, तो यही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस सेंट्रल एशिया में इन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। और सेंट्रल एशिया में ही नहीं तबाही मचाई थी, इधर देखिए, इधर आके इधर देखिए, इधर रोमन साम्राज्य था। हाँ, रोमन साम्राज्य था, इसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया था। यह देखिए, सेंट्रल एशिया में तो तबाही मचाई थी। और ये हुण ऐसे थे, जिसके हुण और शक दो ऐसे थे जिन्होंने मध्य एशिया में, ये दो ऐसी जातियां थी, इनको कहते हैं ट्राइबल ग्रुप्स थे। ठीक है, ये ऐसी जाति थी। शकों ने भी भारत पे पहले अटैक किया पोस्ट गुप्ता पीरियड में, सॉरी, पोस्ट मौर्यन पीरियड में। ठीक है, पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पर्थियंस आए, तब कुषाण आए थे। ठीक है, तो शकों ने और हुणों ने इतना उत्पात मचाया था कि यहां पे देखिए, चाइना को बनाना पड़ा था महादीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाना पड़ा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनेगा यहाँ पे। तो ये बड़ी बात हो गई थी। ठीक है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ देखिए, ये चाइना है, चाइना यहाँ तक आगे आएगा, तो यहीं पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एशिया था। आगे यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कश्मीर आप देखेंगे, ऊपर कश्मीर होगा, और यहीं से ये देखेंगे, ये पूरा चाइना आएगा, और वहीं से ये सेंट्रल एशिया का बॉर्डर भी होगा। हाँ, मैंने बताया भी है पहले। तो वहां पे आप देखेंगे कि चाइना की दीवार बन जाएगी, महादीवार बनाई गई थी हुणों और शकों से बचने के लिए, ताकि ये इन ना कर पाए चाइना में। तो ये एक बड़ी बात थी। देखिए, ये आपको अरबियन पेनिसुला है, ये फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, ठीक है, और ये लाल सागर है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो देखिए, यही रोमन एम्पायर को इन्होंने नष्ट कर दिया था हुणों ने। और हुणों के आक्रमण के बाद जब नष्ट कर दिया रोमन एम्पायर को, तो चूंकि गुप्तास का ट्रेड चलता था रोमन एम्पायर के साथ इधर से, तो देखिए, ये ट्रेड जो है रोमन एम्पायर का, ये तो नुकसान हो गया। तो अब तो ट्रेड इनका गुप्ता का भी खत्म हो गया, गुप्त शासकों का भी। तो ये ट्रेड जो है, ये शिफ्ट कर गया किधर, साउथ एशिया में। इधर देखिए, इधर शिफ्ट कर जाएगा दक्षिण एशिया में, इस तरफ देखिए, इस तरफ पूरा शिफ्ट कर जाएगा दक्षिण एशिया में। और पहले जब रोमन एम्पायर के साथ होता था व्यापार, तो देखिए, ये गुजरात है, तो यहीं पे भड़ोच पोर्ट हुआ करता था। तो इनके लिए पोर्ट जो था, यानी बंदरगाह जो था रोमन साम्राज्य से व्यापार करने के लिए, तो वो था भड़ोच, गुजरात में। जबकि बाद में ये ताम्र लिप्ति यहाँ बंगाल है, पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, यहीं पे ताम्र लिप्ति थी। हाँ, तो ताम्रलिप्ति जो पोर्ट है, बंदरगाह है, यहीं से अब ये व्यापार होने लगेगा आपको दक्षिण एशिया से, साउथ एशिया से। तो इस तरह से हुणों के आक्रमण के बाद गुप्तों का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो रोमन एम्पायर से साउथ एशिया की तरफ, दक्षिण एशिया की तरफ शिफ्ट कर गया। और इसीलिए पोर्ट जो कभी भड़ोच में, गुजरात में हुआ करता था, वह बंगाल ताम्रलिप्ति में शिफ्ट कर गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें। ठीक है, अब आइए, ठीक है, अब ये खुशनवाज और तोड़मान के नेतृत्व में हुआ था। अब इसमें और जानकारियां हैं। देखिए, ये नेतृत्व में जब हुआ, तो इन दोनों को हरा दिया था। हुणों का आक्रमण होता है, लेकिन स्कंदगुप्त ने हरा दिया था, समझ रहे ना, हराया था। लेकिन ये पहले चूंकि रोमन साम्राज्य को नुकसान पहुंचा चुके थे और इनसे इनको नष्ट कर चुके थे, तो व्यापार खत्म हो गया था। ठीक है, तो दोनों को हराया था, लेकिन इस समय शासक ये है। ठीक है, कौन, स्कंदगुप्त। अच्छा, और इस बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा कि हुणों के आक्रमण को
हुणों का जब आक्रमण हुआ था कुशनवाज और तोरमान के नेतृत्व में, और इनको स्कंदगुप्त ने हराया था, इसकी जानकारी मिलेगी दो अभिलेखों से। एक भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी का, अभी हमने पढ़ा पहले भी, तो भीतरी अभिलेख को भीतरी अभिलेख ही कहेंगे, इंग्लिश में भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश का है, और जूनागढ़ अभिलेख गुजरात का है। यहीं पे देखिए ये जो इंडिया है ना, यहीं पे गुजरात का सौराष्ट्र कहें या काठियावाड़ कहें, यहीं पे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। तो ये जूनागढ़ अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो दो सोर्सेज हैं, एक तो भीतरी अभिलेख, ठीक है, ये आपके लिए सवाल बनेगा यहां से एग्जाम में, ठीक है। सॉरी, देखिए जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात का है, और ये जो है भीतरी अभिलेख। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, हुणों को मलेच्छ कहा गया है। ये गुजरात में है, मैंने बताया जूनागढ़ अभिलेख, और बेसिकली इसको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। इसमें 4 शासकों के नाम है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला शासक वहां पे आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने वहीं पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये हमने पढ़ा है। दूसरा शासक उसमें आएगा अशोक, जिसने पुनर्निर्माण कराया, बांध वोंध नहर बनवाई थी वहां पे। तीसरा शासक आता है रुद्रदामन, जो कि शक शासक था, शकों का आक्रमण भारत पे हुआ था पोस्ट मौर्यन पीरियड में, आपको पता है। और चौथा शासक वहां पे होगा कौन? स्कंदगुप्त, यही चौथा शासक है। ये भी सुदर्शन झील पर बांध का पुनर्निर्माण करेगा, उसको रिपेयर करेगा। इसने राज्यपाल वहां का, सौराष्ट्र क्षेत्र का जो राज्यपाल है यहाँ का, वो इस क्षेत्र का इसने राज्यपाल या गवर्नर कहें, वो नियुक्त किया था पर्णदत्त को, और यहाँ स्थापना की गई थी विष्णु टेम्पल की, विष्णु मंदिर की स्थापना की गई थी, ये जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में भी मैं बता चुका हूं पहले कि रुद्रदामन का है, 150 एडी का है कहा जाता है, और प्राचीनतम साक्ष्य है, प्राचीनतम अभिलेख है संस्कृत का। संस्कृत में प्राचीनतम अभिलेख सबसे पहले रुद्रदामन ने, शक शासक रुद्रदामन ने लिखवाया, और प्योर संस्कृत में है। काव्य शैली में है तो काव्य शैली का भी प्राचीनतम उदाहरण है ये, और चंपू शैली में है। चंपू का मतलब गद्य और पद्य दोनों में है, प्रोज पोएट्री दोनों में है, स्टोरी और पोएट्री दोनों फॉर्मेट में है। तो ये चंपू शैली का भी, यानी चंपू स्टाइल का भी प्राचीनतम उदाहरण, यानी जूनागढ़ का जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन है इन चेस्ट संस्कृत, प्योर संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है। काव्य शैली का भी प्राचीनतम अभिलेख है, और चंपू शैली यानी गद्य और पद, कहानी और कविता दोनों फॉर्मेट में लिखा गया ये अभिलेख जो है चंपू शैली का भी प्राचीनतम अभिलेख है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब एक चीज और, यहाँ अभी हमने पढ़ा कुमारगुप्त के समय कि उस समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था भारत पर, जो कि मध्य प्रदेश के एक ट्राइब्स थे, जनजाति थे। इसकी जानकारी भी इसी भीतरी अभिलेख से मिलती है, गाजीपुर वाले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे उस समय ये एम्पेरर नहीं था, यहाँ पे खुद शासक है। हुणों का जब आक्रमण होता है, और कई बार सवाल पूछा गया, 7 से 8 बार हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, किस गुप्त शासक के समय हुणों का आक्रमण हुआ? तो स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक के समय हुणों का आक्रमण हुआ? तो स्कंदगुप्त। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये शासक नहीं है, इस समय शासक है जब पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है, उस समय शासक है कुमारगुप्त, और यहाँ भी ये हराता है, स्कंदगुप्त जाता है मुकाबला करने के लिए, और यहाँ स्कंदगुप्त हराएगा, ठीक है। लेकिन उस समय शासक नहीं है, लेकिन हुणों के आक्रमण के समय खुद सत्ता में है ये, ठीक है। कॉइन्स के बारे में देखिए, महत्वपूर्ण बात ये सवाल बनेगा कि वृषभ शैली के या बुल स्टाइल के कॉइन्स किसने चलाए थे भाई? तो स्कंदगुप्त ने। और दूसरी बात, सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के, मोस्ट इम्प्योर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड इन द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त। सबसे ज्यादा इंप्योरिटी थी उस समय, पीतल मिला दिया जाता था, तांबा मिला दिया जाता था, ये सब मिला के बनाया जाता था। यानी इसका मतलब यह है, सबसे अशुद्ध का मतलब अब इसकी अर्थव्यवस्था, इससे सीधा संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था अब डिक्लाइनिंग स्टेज में थी, कमी होने लगी थी गोल्ड की। तो ये बड़ी बात है। अब इसके लिए यहां पे सवाल बनेगा, सबसे अधिक देखिए गोल्ड कॉइन्स तो गुप्तों के समय ही इशू हुए, लेकिन सबसे अशुद्ध गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे
किसने? स्कंदगुप्त, या स्कंदगुप्त के समय जारी हुए। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हाँ, ये चलाए थे कुषाणों। देखिए मैं बार बार बताते रहता हूं, सबसे पहले अगर सोने के सिक्के भारत में चलाए तो इंडो ग्रीक ने चलाए, लेकिन नियमित सोने के सिक्के विम कैडफिसिस ने चलाए। जो कनिष्क का फादर था, जो कुषाण था, विम कैडफिसिस, उसने नियमित सोने के सिक्के चलाए, रेगुलर उसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। और इंडियन स्टाइल में जो सोने के सिक्के चलाए गए वो कुषाणों के समय ही चलाए गए, जो कि कनिष्क ने चलाया था इंडियन स्टाइल में, भारतीय शैली में। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए गए कुषाणों के समय। तो ये सब आपके लिए यहां पूछ सकता है सवाल कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय चले? तो कुषाणों के समय। लेकिन सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के किसके समय चले? तो सबसे अशुद्ध गुप्तों के समय। अगर शासक, अगर खाली पीरियड का नाम आ जाए, गुप्ता एम्पायर है, गुप्ता पीरियड, लेकिन किसी विशेष शासक का नाम आएगा उस समय स्कंदगुप्त का नाम यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये हमने देख लिया सारा। यहाँ पर एक बार फिर हम इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले स्कंदगुप्त के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा टाइटल, ये सारे टाइटल सक्रादित्य, कुमारादित्य, सक्रोपाम और परम भागवत विक्रमादित्य, लेकिन मैंने बताया कि सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। फादर कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त मदर देव की, कैपिटल से यहाँ पे सवाल बनेगा। पाटलिपुत्र तो ऐसे थी कैपिटल गुप्तों की, प्रथम कैपिटल, लेकिन इसने अयोध्या को अपना सेकंड कैपिटल बनाया था। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा गुप्त शासक है जिसने अयोध्या को अपना कैपिटल बनाया, तो आपको आपका आंसर होगा स्कंदगुप्त। उसके बाद हुणों का आक्रमण होता है और किसके लीडरशिप में? खुशनवाज और तोरमान के लीडरशिप में। इंफॉर्मेशन इसका दो सोर्सेज से मिलता है, भीतरी अभिलेख जो कि गाजीपुर यूपी का है, और जूनागढ़ अभिलेख गुजरात का है, रुद्रदामन का, उससे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 4 शासकों के नाम है। जूनागढ़ अभिलेख में मैंने चर्चा कर दी। और स्कंदगुप्त के समय की जहां तक बात है तो सुदर्शन झील वहां पे था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाया गया था। मौर्य शासक जो कि फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के। इस सुदर्शन लेक पर बांध बनवाया गया, डैम बनवाया गया, उसकी रिपेयरिंग करवाई गई। बांध तो पहले से था, उसकी रिपेयरिंग करवाई गई, पुनर्निर्माण करवाया गया। और स्कंदगुप्त ने गवर्नर या राज्यपाल जो है प्रणदत्त को नियुक्त किया और वहां पे एक विष्णु मंदिर भी स्थापित की गई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पर हुणों के आक्रमण के बाद क्या हुआ था? ट्रेड शिफ्ट कर गया, क्योंकि हुणों ने जो मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से, यहां लिखा हुआ है सेंट्रल एशिया, ये स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, जो कि मध्य एशिया से आए हुण। और मध्य ये तो हुणों ने क्या किया था? पूरा रोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। इससे भारत का व्यापार नष्ट हो गया था। भारत का जब व्यापार नष्ट हो गया तो अब भारत को शिफ्ट करना पड़ा गुप्तों के समय किधर? दक्षिण एशिया की तरफ। और इसलिए इनका जो पोर्ट यहाँ भरूच में हुआ करता था, बंदरगाह, व्यापार के लिए रोमन साम्राज्य से जब व्यापार चलता था, अब ये पोर्ट शिफ्ट हो जाएगा ताम्रलिप्ति में, बंगाल में। ठीक है, ये भरूच, ये गुजरात में, देखिए यहां पे लिख सकते हैं आप चाहे तो, ये गुजरात है, गुजरात में था, तो ये बंगाल में था। ये ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां पर हुणों को जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया। अगर पूछा जाए जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। ये पुष्यमित्रों को भी हराया था स्कंदगुप्त ने, लेकिन उस समय शासक नहीं था। अपने फादर के समय, कुमारगुप्त के समय इसने हराया था। कुमारगुप्त के समय हुआ था पुष्यमित्रों का आक्रमण, जो जनजाति थे, ट्राइब थे मध्य प्रदेश के। इसकी जानकारी भी इसी भीतरी अभिलेख से मिलती है। और बुल स्टाइल ऑफ कॉइन्स किसके समय इशू किए गए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। वृषभ प्रकार के सिक्के तो, या वृषभ स्टाइल के सिक्के जो है, बुल स्टाइल के सिक्के, ये जो है ये स्कंदगुप्त के समय। और सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के भी स्कंदगुप्त के समय। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के यानी कि मोस्ट इम्प्योर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड इन द टाइम ऑफ द स्कंदगुप्त। लेकिन कुषाणों के समय जो कुषाण शासक थे, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। तो ये आपके लिए जो जो महत्वपूर्ण था, इस पे बहुत जोर देना है। हुणों के आक्रमण पे सवाल सीधा आ जाता है, किसके समय, किस गुप्त शासक के समय हुणों का आक्रमण हुआ? तो स्कंदगुप्त के समय। रिजल्ट क्या हुआ? स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। लीडर कौन था? खुशनवाज तोड़मान। ठीक है, जानकारी कहां से मिलती है? भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, तो ये सब चीजें। और उसके बाद क्या हुआ था? रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार शिफ्ट कर गया था दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में। तो ये अब आपको ध्यान देना होगा, ये शिफ्ट कर रहा है रोमन अंपायर से साउथ एशिया। तो ये सब आपको एशिया का, देखिए मैंने यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इसको ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, कई बार लिखते समय गलतियां हो जाती हैं। एशिया, देखिए एशिया, ठीक। तो ये हो गया। तो अब
आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो अब आगे बढ़ेंगे और उत्तर गुप्तों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है उसको ले लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आइए उत्तर गुप्तों की तरफ चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर गुप्तों को, यानी लेटर गुप्ताज को। तो देखिए कुछ नहीं ज्यादा पड़ रहा है इसमें, कुछ नहीं। यहाँ पर उत्तर गुप्तों में सबसे पहले पुरुगुप्त, देखिए दोनों गुप्त ही हैं, स्कंद गुप्त तक मेन रूलर्स हैं और उसके बाद लेटर गुप्ताज में आ जाते हैं, यानी उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज एक तरह से शुरू हो जाता है, मैंने बताया था। तो सबसे पहले पुरुगुप्त के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पुरुगुप्त के बारे में जो जानकारी है, एक तो बुद्धिस्ट था, बौद्ध था, ये ओल्डेस्ट रूलर, सबसे अधिक उम्र में शासक बना। ये सवाल बन जाएगा आपके साथ कि सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला गुप्त शासक या उत्तर गुप्त शासक कौन था, तो आप कह देंगे पुरुगुप्त। और इनका जो टाइटल है ये प्रकाशादित्य, ये आपको ध्यान रखना है, प्रकाशादित्य, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नहीं पढ़ना, नरसिंह बालादित्य। अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि स्कंद गुप्त के समय दो हुण शासकों, तोड़मान और शाहनवाज, दोनों ने आक्रमण किया था, जिसको स्कंदगुप्त ने हराया था। उसके बाद एक और हुणों का आक्रमण होगा, ठीक है। मिहिर कुल एक शासक है, हुण शासक, इसका आक्रमण होगा। तो इसको हराएगा कौन? नरसिंह बालादित्य। और ये कौन था मिहिर कुल? ये शैवाइट था। डिफीटेड किसको? नरसिंह बालादित्य ने डिफीट किया किसको? तो मिहिर कुल को डिफीट किया। डिफीटेड मिहिर कुल। मिहिर कुल कौन है? हुण शासक है। तो एक तरह से दो आप देखते हैं शाहनवाज और तोड़मान के नेतृत्व में जो आक्रमण होता है, अभी हमने पढ़ा स्कंदगुप्त के समय हुण शासक ये जो दोनों थे वो आक्रमण करते हैं, और मिहिर कुल करता है नरसिंह बालादित्य के समय। उसके बाद भानुगुप्त, देखिए भानुगुप्त के एक सेनापति थे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? भानुगुप्त के एक सेनापति है, ठीक है। इस सेनापति का नाम है गोपराज, ठीक है, गोपराज, ध्यान दीजिएगा, ये गोपराज। ये गोपराज की इनकी पत्नी थी, कहा जाता है गोपराज की पत्नी थी, और ये जो पत्नी है, वाइफ जो है, ये सती हो गई थी। यहां इंपॉर्टेंट है। तो सती होने में क्या इंपॉर्टेंट है भाई? तो एक तो ये अर्लीस्ट एविडेंस है सती का, ध्यान दीजिएगा, अर्लीस्ट एविडेंस है सती का, ये प्राचीनतम साक्ष्य है कहा जाता है। और इसकी जानकारी मिलती है एरन अभिलेख, एरन इंस्क्रिप्शन है, ध्यान दीजिएगा, एरन इंस्क्रिप्शन 510 एडी का है। तो यही आपको उत्तर गुप्तों में पढ़ना था, लेटर गुप्ताज में पढ़ना था। 8 शासक है, लेकिन कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं ज्यादा। अंतिम शासक विष्णु गुप्त है। ये आ सकता है कि अंतिम गुप्त शासक या अंतिम उत्तर गुप्त शासक कौन था, तो दोनों में आपका आंसर एक ही होगा। अंतिम गुप्त शासक तब भी आपको होगा कौन सा? विष्णुगुप्त, या अंतिम उत्तर गुप्त शासक तो विष्णुगुप्त। यही आपको जानना था। तो अब से अगर पूछा जाए कि पुरुगुप्त के बारे में, तो एक बुद्धिस्ट था। सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला गुप्त शासक कौन था, ये अगर आपके सामने सवाल आता है तो पुरुगुप्त, और इसका टाइटल प्रकाशादित्य, ये एक बात। उसके बाद हुणों का आक्रमण उत्तर गुप्तों के समय में भी हुआ। उत्तर गुप्तों के समय किसके समय हुआ? आ जाएगा। हुणों का आक्रमण उत्तर गुप्तों के समय किसके समय हुआ? तो आपका आंसर होगा नरसिंह बालादित्य, ठीक है। और किसका आक्रमण हुआ था? तो आपका आंसर होगा मिहिर कुल, और जो कि एक शैवाइट था। तो यहां से आपका सवाल बन सकता है कि किसके समय, किस उत्तर गुप्त शासक के समय या किस लेटर गुप्ताज रूलर के समय हुआ था हुणों का आक्रमण। तो ये हो जाएगा। तो दो लोग हैं। हुणों का आक्रमण में आपको मेन गुप्ताज में आएगा तो आपको हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय, लेकिन मेन आक्रमण तो वही था। लेकिन ये कहीं आ जाए, देखिए अब इसमें सवाल क्या बनाएगा, ये इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। अब अगर दोनों दे देता है कि किस गुप्त शासक के शासन काल में हुणों का आक्रमण हुआ, तो दोनों दे सकता है। अगर स्कंदगुप्त और ये नरसिंह बालादित्य अगर दोनों दे देता है ऑप्शन में और कहता है दोनों ऑप्शन को आंसर का एक ऑप्शन बनाता है, तो आपका दोनों आंसर होगा, ठीक है ना। तो उस तरह से देखिएगा आपको अपने। और अगर खाली आपको स्कंदगुप्त है तो कोई बात ही नहीं है, और स्कंदगुप्त नहीं है इसमें भी देखिएगा, अगर स्कंदगुप्त नहीं है ऑप्शन में, केवल नरसिंह बालादित्य है, तो आप नरसिंह बालादित्य को लगाइएगा। लेकिन महत्वपूर्ण आक्रमण हुणों का जो हुआ है, सबसे बड़ा आक्रमण, वो स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। उसके बाद भानुगुप्त के समय आपको एक जानकारी लेनी है कि भाई इनके समय इनके सेनापति थे, कमांडर थे,
ठीक है, और उनकी पत्नी है वो सती हो गई थी, और ये जो सती है ये जो सती हुई थी ये अर्लीस्ट एविडेंस है, प्राचीनतम साक्ष्य है सती का, और इसकी जानकारी मिलती है एरन इंस्क्रिप्शन में, जो कि 510 एडी का इंस्क्रिप्शन है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से हमने पूरे गुप्त शासकों को देख लिया, चाहे वो मेन गुप्ताज में हो या लेटर गुप्ताज में हो, और सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने ले ली। और अगर इसको इतना पढ़ के आप जाते हैं जितना हमने पढ़ाया है, तो आपका सवाल कहीं से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, एक या दो वीडियो और लगेगा, मैक्सिमम 2 वीडियो लग सकता है, जो भी एडमिन पार्ट है, और आपको एडमिन के अलावा आपको सोसाइटी है, रिलीजन है, आर्ट कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब हम देखेंगे अगले 2 वीडियोस में, मैक्सिमम 2 वीडियो लगेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।